हेलो, अब हम बात करते हैं अगले अध्याय की, जो हमारा है अध्याय 4। अध्याय 4 में बच्चों हमें पढ़ना है कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में। तो कार्बन का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, और आगे जब आप 10वीं उत्तीर्ण करके 11वीं में जब जाएंगे और यदि साइंस विषय को लेते हैं तो आप पाएंगे कि वहां पर आपकी जो विज्ञान है वो 3 हिस्सों में बटी हुई मिलेगी, जिसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। ऐसी अभी जो विज्ञान विषय आप पढ़ रहे हैं ये आपकी 3 किताबों में डिवाइड हो जाएगा। और इन्हीं 3 किताबों में जब आप रसायन विज्ञान को पढ़ेंगे, जिसमें केमिस्ट्री या केमिकल रिएक्शंस आप पढ़ेंगे, उसमें जब आप पढ़ने के लिए अंदर जब जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहां केमिस्ट्री भी 3 भागों में बटी होती है। एक फिजिकल रसायन या भौतिक रसायन, एक अकार्बनिक रसायन, और एक हो जाती है कार्बनिक रसायन। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, कार्बन की रसायन। उसी कार्बन के बारे में हमें यहां इस पार्ट में पढ़ना है कि एक ऐसा तत्व जिसके बारे में पूरी केमिस्ट्री में एक अलग हिस्सा बनाना पड़ गया, जिसको पढ़ने के लिए अलग से पूरा एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ गया। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण तत्व होगा। तो कार्बन जो होता है बच्चों, ये बहुत सारे यौगिक बनाता है। जो कार्बन है वो बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है। इसके यौगिकों की संख्या इतनी अधिक है कि बाकी जितने तत्व हैं वो पूरे मिलकर भी जितने यौगिक नहीं बनाते, उतना अकेला कार्बन बनाता है। इसलिए हम इसे कार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जो कार्बन है वो प्रकृति में उपलब्ध है, भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। ये पृथ्वी पर जो मिलता है, जो भूमि की सतह है उस पर मिलेगा तो यौगिकों के रूप में मिलता है, अयस्कों के रूप में होता है, कार्बोनेट के रूप में होता है। इस प्रकार से ये मिलेगा, और इसकी मात्रा है 0.02% कहां पर? भूपर्पटी पर, सतह पर। और दूसरा, वायुमंडल में कार्बन उपस्थित होता है, वहां पर वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपस्थित होता है, और वायुमंडल में इसकी मात्रा है 0.03%। तो इतना कार्बन वायुमंडल में उपस्थित होता है और इतना भूपर्पटी पे। इतने के बाद भी इसके बहुत सारे यौगिक बनते हैं। क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, हम आगे इसी अध्याय में जानेंगे। कार्बन जो है, इसका प्रतीक C है। आप जब इसे किसी अभिक्रिया में दर्शाते हैं तो C के द्वारा इसे दर्शाते हैं। इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। परमाणु संख्या क्या है? 6। मतलब इसके अंदर, अब जब आप इसकी संरचना को जानेंगे तो आप 3 प्रकार के कण पाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी परमाणु में हमें पता है कि प्रोटॉन, यदि ये कह रहे हैं कि परमाणु संख्या 6 है, इसका मतलब ये है कि कार्बन जब परमाणु रूप में है तो उसमें 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो कार्बन में किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, उनको हम बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। प्रोटॉन जो होंगे वो नाभिक में होंगे। परमाणु की जो संरचना होती है उसमें एक नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं चारों तरफ, ठीक उसी प्रकार जैसे हमारा सौरमंडल है, सूर्य केंद्र में है और ग्रह चक्कर लगाते हैं। उसी प्रकार से परमाणु की संरचना में नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 प्रकार के कण होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसमें बाहर चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की जो चक्कर लगाने की व्यवस्था है उसको जब हम लिखते हैं तो वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हम पाएंगे कि इसकी पहली कोश में एक ही उपकोष होती है, जिसे s ऑर्बिटल कहते हैं। यहां पर 2 होंगे। दूसरी कोश में s में 2 होंगे, p में 2 होंगे, टोटल होंगे 4। मतलब दूसरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। अंतिम जो कोश होती है उसमें हर तत्व ये चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों मेरे पास। तो 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है, इसीलिए यौगिक बनते हैं। तो चूंकि कार्बन के पास कितने हैं? 4। तो कार्बन अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा या 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। ये जो उसका स्वभाव है वही इसकी संयोजकता कहलाएगा। ठीक है बच्चों, यहां कार्बन के बारे में आप जान गए। अब कार्बन अकेला यौगिक नहीं बना सकता। ये जो कार्बन है, हमने देखा भी बहुत सारे यौगिक तो बनाता है, लेकिन अकेले यौगिक नहीं बना सकता। कार्बन को यौगिक बनाने के लिए अपने साथ कुछ तत्वों को जोड़ना पड़ेगा। तो सामान्यतः इस पार्ट में हम जो पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा जो कार्बन के साथ जुड़ा आपको मिलेगा वो होगा हाइड्रोजन। इसके बाद ऑक्सीजन हो सकती है, इसके बाद नाइट्रोजन हो सकती है, और इसके बाद बाकी कोई भी तत्व इसके साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। तो अभी हम कार्बन के बाद थोड़ा सा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी देखते हैं कि ये किस प्रकार से इनका परमाणु क्रमांक और संरचना होती है, फिर हम इसके यौगिकों के बारे में जानेंगे।
चलिए बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। हम यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा सा जान रहे हैं, तो इससे आपको बंधों के बारे में भी समझ में आ जाएगा। इनके बीच में जैसे हाइड्रोजन जो होता है, तो हाइड्रोजन का जब हम अणु लिखते हैं तो H2 करके लिखते हैं, जबकि वास्तव में परमाणु H अकेला होता है। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में जुड़े और उनने मिलकर बनाया एक अणु। अब ये अणु कैसे बना है? हाइड्रोजन, एक जो हाइड्रोजन है उसका जो परमाणु क्रमांक वो 1 होता है। यहाँ क्रॉस के द्वारा मैंने आपको बना के बताया हुआ है। ये जो क्रॉस लगाया ये एक परमाणु को इंडिकेट कर रहा है। एक दूसरी हाइड्रोजन होगी, उसमें भी एक यहां पर होगा, क्या? इलेक्ट्रॉन। अब इसका भी परमाणु क्रमांक 1, इसका भी 1। अब जो पहला कोश यदि अंतिम है किसी का, तो उसमें 2 ही हो सकते हैं। तो इसको स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करना है? अपने अंतिम कोश में 2 करना है। तो ये दोनों आपस में जब मिलेंगे, दोनों परमाणु, तो ये बनाएंगे हाइड्रोजन का अणु। और वो कैसे बनेगा? यहां पर होगा इनके बीच में साझा या पार्टनरशिप। यहां पर एक सहसंयोजक बंध बनेगा। ये दोनों आपस में मिले। अब ये देखिए आप, ये कॉमन हो गया। अब जब इसको आवश्यकता होगी तो ये जो इसका है वो इसमें गिना जाएगा, और जब इसको आवश्यकता होगी तो इसका जो एक था वो इसमें गिना जाएगा। ऐसी स्थिति में दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब ये दोनों संयुक्त रूप से हैं तो यहां पर बन जाता है हाइड्रोजन का अणु। और यहां पर जो साझा हुआ है, जो पार्टनरशिप हुई है, वो 1-1 इलेक्ट्रॉन की हुई है। तो दोनों हाइड्रोजन को ऐसे भी लिख सकते हैं, H, एक सहसंयोजक बंध को बीच में दिखाया, और H, फिर बाद में इकट्ठा करके हम H2 लिख देते हैं। तो ये हाइड्रोजन का अणु बन गया। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के अणु को बनना देखें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। अब ये संयोजकता वाली जो बात है, इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान है, वो अंतिम कोश में होता है। तो यहां पर हमने केवल क्या बनाया? अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों को बनाया। यहां जो कट लगा के मैंने बनाए हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है अंतिम कोश के। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक ऑक्सीजन में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मैंने बनाए, जबकि परमाणु क्रमांक कितना है? 8। लेकिन यहां कितने बने हैं? 6। क्यों बने हैं? क्योंकि 2 कहां रहेंगे? ये अंतिम वाली है। अंतिम से पहले वाली जो 1s वाली कक्षा होगी उसके अंदर 2 रहेंगे। उनको हमने यहां नहीं बनाया क्योंकि वहां पर कोई चेंज नहीं होगा। तो अंतिम में 2 वहां चले गए तो कितने बचे? 6। तो अंतिम में हमने कितने बनाए? 6। एक ऑक्सीजन के पास 6, इस ऑक्सीजन के पास 6। अब करना क्या है? दोनों को कितने करना है? 8 करना है। तो 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 करने के लिए इनको एक इलेक्ट्रॉन यदि इसका और इसका आपस में साझा कर लें, और एक और इलेक्ट्रॉन इसका और इसका साझा कर लें, तो 6 ये और 1, 2 यहां से जो साझा वाले आएंगे, तो 6 और 2 8। और यही कंडीशन, इसके 6 और 2 यहां से साझा वाले जब इसमें शामिल होंगे तो इसके 8। तो इस प्रकार से दोनों के हो जाएंगे 8 8। तो यहां पर ये टोटल 2 इसके और 2 इसके, 4 का साझा होगा, और इनके बीच में एक बंद और इनके बीच में एक बंद। तो यहां पर जो बंद बन गया, द्विबंध बना है, डबल बॉन्ड बना है। और इसको इस प्रकार से आपको ये कई बार बुक में देखने को मिलेगा। तो ये डबल बॉन्ड बन गया। इसी प्रकार से जब नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसके अंतिम कोश में होते हैं कितने? टोटल परमाणु क्रमांक कितना है? 7। 7 में से 2 कहां चले जाएंगे? जो पहले वाली उसमें। अंतिम में कितने बचे? 5। तो देखिए मैंने कितने बनाए? 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे नाइट्रोजन के परमाणु में 1, 2, 3, 4, 5। 5 इसमें, 5 इसमें। 8 पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 3। तो 3 का यहां पर साझा होगा, 3 इसके और 3 इसके आपस में क्या कर लेंगे? साझा। और दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? एक ट्रिपल बॉन्ड यहां पर बन जाएगा। अब बच्चों हम देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जो कार्बन यौगिक बनाता है तो मोस्टली हाइड्रोजन के साथ बनाता है। तो यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक जो यौगिक रहेंगे वो संतृप्त यौगिक कहलाएंगे, और दूसरे जो यौगिक रहेंगे वो असंतृप्त यौगिक कहलाएंगे। कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक 2 कैटेगरी, संतृप्त और असंतृप्त। अब संतृप्त में कौन आएंगे और असंतृप्त में कौन आएंगे, इनके बारे में हम देखते हैं। थोड़ा अच्छे से इसको समझिएगा क्योंकि ये आपको हमेशा काम में आने वाला है। आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे उस समय आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो संतृप्त वाले जो यौगिक होते हैं ये एल्केन कहलाते हैं। क्या कहते हैं इनको? एल्केन। और असंतृप्त वाले जो यौगिक होते हैं ये एल्कीन और एल्काइन कहलाते हैं। इनका नाम क्या है? एल्कीन और एल्काइन। और ये तीनों को इकट्ठे में हम कह देते हैं सजातीय श्रेणियां। क्या कहते हैं इनको? सजातीय श्रेणी। यानी हमारे पास 3 कैटेगरी हो गई, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब जो एल्केन होंगे वो रहेंगे कैसे?
संतृप्त, और एल्कीन और एल्काइन कैसे रहेंगे? असंतृप्त। अब संतृप्त और असंतृप्त को समझ लें। जब भी आप किसी एल्केन को लिखोगे, एल्केन का सूत्र जब लिखोगे, तो एल्केन के अंदर पूरे बॉन्ड सिंगल आपको मिलेंगे। जहां जहां भी कार्बन हाइड्रोजन जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ, तो वो क्या कहलाएंगे? एल्केन। यदि कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में जुड़े हैं, सब जगह तो सिंगल है, लेकिन पूरे यौगिक में कहीं किसी एक जगह पे एक डबल बॉन्ड और बना हुआ है, तो वो कहलाएंगे एल्कीन। चूंकि डबल बॉन्ड बना है इसलिए ये हो जाएंगे असंतृप्त। ठीक इसी प्रकार से पूरे बॉन्ड सिंगल, लेकिन कहीं पर एक जगह या दो जगह एक ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, 3 बंध बने हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन कहलाएगी एल्काइन। अब तीनों का नामकरण कैसे करते हैं, सूत्र कैसे होते हैं, वो भी मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। चलिए बच्चों, ये तीनों कैटेगरी हमारे पास हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये 3 श्रेणियां होती हैं, सजातीय श्रेणियों के नाम से जानी जाती हैं। एल्केन संतृप्त हैं, एल्कीन एल्काइन असंतृप्त हैं। एल्केन में सभी बंध सिंगल होते हैं, एकल बंध होते हैं। एल्कीन में एक द्विबंध या डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। आपको यदि किसी भी एल्केन, एल्कीन या एल्काइन का सूत्र या यौगिक का नाम लिखना है तो वो तरीका देखिए, आपको बताऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप किसी का भी नाम लिख पाएंगे। एल्केन का सूत्र लिखने के लिए ये एक सामान्य फार्मूला है, कॉमन फार्मूला कहते हैं। यहां पर CN लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं। N का मतलब है नंबर, नंबर यानी कार्बन का नंबर। H2N+2, यदि आपको किसी का सूत्र लिखना है तो कार्बन, जितने कार्बन हैं उतने कार्बन वाली एल्केन जब आपको बनानी है तो कैसे बनाएंगे? कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन कितने डालना है उसमें? 2N, मतलब जितने कार्बन लिए उसके दुगने, और उसमें 2 जोड़ दो तो हो जाएंगे कितने? जितने भी हो जाएंगे वो उस कार्बन का सूत्र बन जाएगा। फिर एल्कीन में क्या करना है? CnH2n, किसी एल्कीन का सूत्र यदि लिखना है तो जितने कार्बन उसकी दुगनी हाइड्रोजन कर दो तो एल्कीन का सूत्र बन जाएगा। अभी आपको एग्जांपल से भी बताऊंगा। और जितने कार्बन उसके दुगने में से 2 घटा दें यदि आप, तो आपको मिल जाएगा क्या? एल्काइन का सूत्र। और जब आप संरचना सूत्र लिखेंगे इनका, तो वहां पर आप पाएंगे कि जो भी एल्केन बने होंगे उनमें सभी बंध सिंगल होंगे, यहां पर एक बंध डबल आएगा और यहां पर एक ट्रिपल आएगा। अब हम करके देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि हमें यहां पर एक कार्बन वाली एल्केन का सूत्र लिखना है, तो कार्बन की संख्या हो गई 1, C1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, फिलहाल समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं। फिर इसके बाद हम हटा देंगे H2N। अब हमें हाइड्रोजन कितनी डालना है इस यौगिक में, तो इसके लिए हम क्या करें? H2N मतलब 1 का दुगना 2 + 2, तो टोटल होगा कितने? 4। तो हाइड्रोजन कितने डालेंगे इसमें? 4। एक को हटा देते हैं, अब जरूरत नहीं है। तो एक कार्बन वाली जो एल्केन होगी उसका सूत्र क्या बनेगा? CH4। एल्कीन को देखते हैं। एक कार्बन वाली एल्कीन यदि बनाना हो तो कार्बन यदि 1 होगा तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 1 का डबल करेंगे तो 2। अब कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हमें मालूम है। 4 संयोजकता है तो यहां तो 2 की पूर्ति हो रही है, तो यहां पर ये यौगिक संभव नहीं होगा। मतलब एक कार्बन वाली एल्कीन सैद्धांतिक रूप से तो होगी लेकिन व्यवहारिक रूप से नहीं होगी। तो हमें कम से कम कितनी वाली बनानी पड़ेगी? 2 वाली। तो कार्बन कितने हो गए? 2। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? जितने कार्बन उसके दुगने, तो 2 दूनी 4। यहां पर एल्काइन पे चलते हैं तो 1 वाली सैद्धांतिक रूप से ये भी नहीं होगी, 2 वाली हम बनाते हैं। तो कार्बन यदि 2 तो H कितने हो जाएंगे? 2 के दुगने 2N, मतलब 2 दूनी 4, और उसमें से 2 घटा दें तो बचे कितने? 2। ये सूत्र हो गया। ये एक कार्बन वाला एल्केन हो गया, ये एल्कीन हो गई और ये एल्काइन हो गया। अब इनके संरचना सूत्र देखें तो हम अभी कह रहे थे ना कि इसमें सिंगल बॉन्ड आएंगे, इसमें डबल बॉन्ड आएंगे, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा। कैसे आ रहा देखिए। यहां पर हम CH4 बनाते हैं तो कार्बन की संयोजकता होती है 4, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, तो हमारे पास टोटल 4 हाइड्रोजन है। तो ये H, ये H, ये H और ये H हमने यहां पे जोड़ा। अब आप देखिए यहां C और H के बीच में बनने वाले सभी बंध कैसे हैं? सिंगल। ये संरचना सूत्र हो गया किसका? एक कार्बन वाले एल्केन का। इसका नाम क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। 2 कार्बन वाले को देखें, कार्बन कितने? 2, तो इसकी संयोजकता कितनी? 4, और इसकी भी कितनी? 4। तो ये और ये आपस में यहां जुड़ गए। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितने? 4। बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक इसको दिया, एक इसको दिया 2, एक इसको दिया 3, एक इसको दिया 4। अब आप देखेंगे
कि यहां पर एक संयोजकता खाली रह गई, एक यहां पर खाली रह गई, तो ये जो खाली बची है ये, और ये जो खाली बची है ये बीच में एक क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो देखिए अभी हम कह रहे थे ना कि असंतृप्त होते हैं, डबल बॉन्ड होता है, आ गया डबल बॉन्ड। अब इसको देखते हैं, कार्बन कितने, 2, दोनों की संयोजकता कितनी, 4 4, एक ये और एक ये, इन दोनों ने मिलकर बनाया एक बंध। हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं, एक यहां दी, एक यहां दी, हाइड्रोजन खत्म। अब हमारे पास एक संयोजकता इसकी ये खाली है, एक ये खाली है, तो एक बंध यहां बन गया। एक संयोजकता ये खाली है, एक संयोजकता ये खाली है, तो एक बंध यहां बन गया। तो देखिए अब आप एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां पर ये कहलाएंगे क्या, एल्काइन। अब देखते हैं हम नाम लिखना है तो कैसे लिखें नाम। नाम लिखना आपको सिखा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। नाम लिखने के लिए आपको कार्बन की 10 तक की गिनती आनी चाहिए, कार्बनिक रसायन की 10 तक की गिनती क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वैसे तो सामान्यतः 5 6 7 तक की गिनती भी आपकी काम चला देगी, फिर भी आप 10 तक की गिनती याद रख लें। कार्बनिक रसायन में जो नंबरिंग है, 1 वाले को मैथ शब्द इस्तेमाल करते हैं, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, ये याद जरूर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ये लिख के रखना अपने पास। 4 वाले को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। अब देखिए नाम कैसे लिखना है। यदि मान लीजिए इस कैटेगरी में किसी का नाम लिखना, सूत्र तो आप बना ही सकते हैं, आपके पास कॉमन फार्मूला है, जितने कार्बन उसके दुगने कर दो हाइड्रोजन और उसमें 2 जोड़ दो। तो एक कार्बन वाला CH4 हो गया, तो यदि 2 वाला बनाना होगा तो C2, तो H कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 6 यानी C2H6। 2 कार्बन वाला 3 वाला बनाना है तो 3 दूनी 6 और 2 जोड़ दोगे तो 8, C3H8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सूत्र किसी के भी लिख पाओगे आप। नाम कैसे लिखना है, एल्केन के जब नाम लिखते हैं तो प्रत्यय निकल के आता है हमारे पास N। तो यहां पर हमको करना क्या है, जो भी कार्बन की संख्या है, जितने कार्बन वाला यौगिक है, जैसे मान लीजिए कि ये 1 कार्बन वाला हमने बनाया था, मैं यहां पे अभी संरचना सूत्र को मिटा रहा हूं ताकि हमारे पास थोड़ी सी जगह यहां ब्लैक बोर्ड पर हो जाए। हमने यहां पर 1 कार्बन वाला बनाया। एक कार्बन यदि 1 है तो गिनती में कार्बन को क्या कहते हैं, एक को कहते हैं हम मैथ। और एल्केन है तो यहां से प्रत्यय क्या उठाया हमने, N। तो N में एक ही तो लगाई हमने मात्रा, और N का ना बनाया यहां, तो इसका नाम क्या हो गया, मैथेन। अब यदि 2 कार्बन वाला बनाना हो तो 2 कार्बन की गिनती को उठाओगे तो 2 की गिनती में क्या आएगा, एथ, और प्रत्यय कौन सा लगाओगे, N। तो 2 कार्बन वाली एल्केन का नाम क्या हो गया, एथेन। इसी प्रकार से आप लिख लेंगे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, सबके नाम हो जाएंगे। बहुत सिंपल है। अब यदि किसी एल्कीन का नाम लिखना हो तो एल्कीन में प्रत्यय क्या निकल के आ रहा है, ईन। इन में ये यहां बड़ी ई की मात्रा है और ना है। अब कार्बन देखें आप, 1 कार्बन वाला तो बना नहीं था, तो हमारे पास 2 वाला है, तो एथ, 2 वाले को क्या कहते हैं, एथ। और एथ में ईन लगाना है तो ईन में बड़ी ई की तो मात्रा लगाएं और ना ज्यों का त्यों लिखेंगे, नाम हो गया एथीन। इसी प्रकार से पूरे 10 तक के लिख सकते हैं आप, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकीन। अब यदि एल्काइन के लिखना है तो यहां पर प्रत्यय क्या आ रहा है, आयन। यदि 1 कार्बन वाला तो है नहीं, 2 वाला है, तो 2 वाले को क्या कहते हैं हम, एथ, और आयन लगाएं तो नाम क्या हो गया, एथाइन। प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। ठीक है बच्चों, ये नामकरण आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है। अब अगली चीज पे चलते हैं। जब कार्बनिक यौगिक बनते हैं तो कार्बनिक यौगिक में ये तो सजातीय श्रेणियां हो गई, यहां पर ये जो एल्केन वाली कैटेगरी है, यदि इसमें से एक H आप कम कर दें, जैसे अभी हमने संरचना सूत्र बनाया था मेथेन का, यदि संरचना सूत्र बनाते हैं तो ये CH4 ऐसा बनाया था। यदि यहां से एक H कम कर दें तो आप देखेंगे कि एक जगह खाली हो गई जहां पर कोई भी एक संयोजकता वाला कोई समूह आके जुड़ सकता है। तो यहां पर इनमें अब ऐसी कंडीशन में एल्केन ना कहलाकर ये एल्किल मूलक कहलाता है। क्या कहते हैं इसे, एल्किल मूलक। तो जब एल्किल मूलक के साथ कोई समूह आके जुड़ता है जिसकी वजह से इसके गुण बदल जाते हैं या गुण निर्धारित होते हैं, उस समूह को हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। अगले हिस्से में हम देखेंगे कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं और उनका नामकरण कैसे करते हैं, वो भी हम देखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कुछ क्रियात्मक समूह के बारे में। तो अभी बोर्ड पे आपको कुछ क्रियात्मक समूहों के नाम यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। और भी होते हैं क्रियात्मक समूह, मैंने कुछ समझाने के लिए आपके साथ शेयर किए हैं।
अब यहां पर ये पहला जो समूह हमने लिखा है एक्स, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं वो अभी हम इसके पीछे जो देख के आए कि जो एल्केन है उसमें से एक H कम कर दिया तो बचा जो हिस्सा है उसे कहा हमने मूलक। कौन सा मूलक? एल्किल मूलक। अब उस एल्किल मूलक के साथ जो समूह जुड़ेगा परमाणुओं का जिसकी वजह से उस यौगिक के गुण निर्धारित हों वो कहलाता है क्रियात्मक समूह। तो यहां पर पहला एक्स से मैंने यहां पर दर्शाया है। ये जो हिस्सा मैं बता रहा हूं ये आप संयोजकता मान के चलें। किसकी? समूह की। एल्किल मूलक की संयोजकता सभी की एक होती है। तो यहां पर अब आप संयोजकता इसके हिसाब से एल्किल मूलक डालने होंगे। जैसे यहां पर इसकी एक है, इसकी एक है, इसकी एक है, इसकी एक है, तो इनमें तो एक एक एल्किल मूलक लग के काम हो जाएगा। लेकिन यहां पर ये आप दो देख रहे होंगे और थोड़ा सा स्पष्ट बना देता हूं। जो कीटोन वाला समूह होता है इसकी संयोजकता दो होती है, यानी दो एल्किल मूलक यहां पर जोड़ने होंगे। पहला जो है वो है एक्स। एक्स यहां पर कुछ नहीं है, एक्स हेलो समूह है, हेलोजन। जो हेलोजन परिवार होता है इकट्ठे में हमने एक्स से बताया। और ये यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन के रूप में हो सकता है। मतलब एक्स बराबर इन तीन में से कोई भी हो सकते हैं। तो ये कौन सा है? हेलोजन। तो ये जो पहले यौगिक हैं चूंकि हेलोजन के हैं, हेलोजन के लिए हेलो शब्द और हेलो एल्केन ये कहलाते हैं। दूसरा जो समूह मैंने लिखा है क्रियात्मक समूह, ये हाइड्रोक्सिल समूह है। तीसरा जो समूह लिखा है हमने ये एल्डिहाइड समूह है, ये कीटोन समूह है और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है। अब इनके जो यौगिक बनेंगे उनके नाम हम कैसे लिखेंगे? बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत इजी है, जरा मैं आपको समझ में आएंगे। जैसे हेलो एल्केन का कोई यौगिक बनाना, तो अब मैं यहाँ एक्स तो लिखूंगा नहीं, मुझे इनमें से कोई एक लेना होगा, तो मैं Cl यहां पर ले लेता हूं। अब Cl अकेला तो यौगिक बनाएगा नहीं, अभी हम चर्चा करके आए हैं। इसके साथ कौन जुड़ता है? कोई एल्किल मूलक। तो हम पहले एक कार्बन वाले को ही ले लें। जो हमारी मेथेन एक कार्बन थी, CH4 उसका सूत्र था। अब CH4 में से एक H कम कर दो तो CH3 बचा। तो CH3 हमने यहां लिया और जो एक जगह खाली थी उसकी जगह कौन जुड़ गया? ये जुड़ गया। तो ये CH3Cl हो गया, ये CH3Br भी हो सकता है, ये CH3I भी हो सकता है। एल्कोहल यदि हम बनाएं तो CH3 हमारा मूलक हो गया और एल्कोहल में OH हमने जोड़ दिया। एल्डिहाइड यदि हम बनाएं तो CH3 मूलक हो गया और CHO एल्डिहाइड का समूह हो गया। कीटोन यदि हम बना रहे हैं तो CO, अब दो संयोजकताएं हैं तो इसमें हमें दो CH3 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्ल बना रहा है, इसकी संयोजकता एक है तो इसमें हमें एक एल्किल मूलक जोड़ना पड़ेगा। यानी ये बन गया हमारा हेलो एल्केन वाला यौगिक, ये एल्कोहल बन गया, ये हमारा एल्डिहाइड बन गया, ये कीटोन बन गया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। अब नाम कैसे लिखते हैं? जो ये वाले हैं इनका नाम हेलो एल्केन है, यानी हेलो शब्द पहले बोलना है। कैसे बोलना है? जो भी हेलोजन लगी है उसमें O प्रत्यय लगा के बोलना है। तो यहां देखें आप, हेलोजन कौन सी है? Cl को क्लोरो कहते हैं, हम क्लोरीन कहते हैं, तो इसके नाम में O लगाएंगे तो नाम हो गया क्लोरो। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे? क्लोरो। और एल्केन, अब भले यहां पर सूत्र नहीं है लेकिन एल्केन कौन सी है इसके अंदर, कौन सी एल्केन छुपी है कैसे पता करेंगे आप? कार्बन की संख्या पता कर लें कि कितने कार्बन वाला। तो यहां देखें आप, एक कार्बन वाला है, तो एक कार्बन वाली एल्केन का नाम क्या होता है? कार्बन एक। तो एक को कहते हैं हम मैथ, और एल्केन में एन प्रत्यय लगाएंगे तो एक कार्बन वाली एल्केन होती है मेथेन, तो इसका नाम हो गया क्लोरोमेथेन। यहां पे चलते हैं, यहां पर जो नाम लिखेंगे उसको एल्केनाल कहेंगे। मतलब जो एल्केन है उसके नाम के अंत में ओल प्रत्यय लगाएंगे। तो यहां पर एल्केन कौन सी है? ये भी एक कार्बन वाला है, तो एल्केन है मेथेन, और ओल प्रत्यय लगाएंगे तो मेथेनॉल इसका नाम हो जाएगा। एल्डिहाइड का यदि नाम लिखना है तो यहां एल्केनल कहते हैं। तो हमने एल्केन डिसाइड कर ली, लेकिन यहां पर बच्चों आप देखेंगे कि ये जो क्रियात्मक समूह है इसमें भी एक कार्बन है। देखिए आप CHO, तो अब कार्बन इस यौगिक में कितने हो गए हैं? दो हो गए हैं। तो दो कार्बन वाली एल्केन का नाम क्या होता है? तो ये दो कार्बन वाली एथेन होती है। अब इसमें एल प्रत्यय लगाएंगे तो ये एथेनल कहलाएगा। यहां पे कार्बन टोटल गिनना कितने? तो 1, 2 और 3 कार्बन अब यौगिक में आपको दिख रहे हैं। तो 3 वाले को आप क्या कहते हैं? एल्केन को प्रोपेन, और इसमें आप लगाएंगे ओन प्रत्यय तो ये नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। ये सब IUPAC नाम लिख रहे हैं। दो पद्धतियां होती हैं नामकरण की, एक साधारण पद्धति, एक IUPAC पद्धति। फिर इसका नाम लिखना है तो कार्बन 1 और 1 2 को क्या कहते हैं? एल्केन क्या होगी? एथेन, और O एक अम्ल लगा देंगे तो नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल।
ठीक है, तो इस प्रकार से नामकरण आप कार्बनिक यौगिकों का कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो इस पाठ में इतना ही है। आप जब रिवाइज कर लेंगे, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, तो ये सभी चीजें बड़ी आसानी से सीख जाएंगे और इनसे मिलते जुलते जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर फटाफट आप कर पाएंगे और बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बच्चों। अगले अध्यायों के साथ एक अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।